नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई हिंदी की सीट्स पर बात करने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम उपसर्गों पर ही बात करेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। तो आज भी हम उपसर्ग के 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि वो उपसर्ग से संबंधित है कि उनमें कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं या कैसे क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी समय से पहुंचती रहे। यदि आप हमारी इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। लिखा हुआ है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यदि आपके सिलेबस में एक चैप्टर अलंकार का भी है। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार वह होते हैं जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। अब यदि हम अलंकार की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अलंकार दे रखा है। अलंकार, अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धातु है यानी कि अलम उपसर्ग है और कार शब्द है। ठीक है, अलम का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, और कार का मतलब होता है काव्य की। यानी कि अलंकार में जो अलम शब्द है, ये जो अलम शब्द दे रखा है, जो अलम है वो क्या है? वो एक उपसर्ग है। उपसर्ग कौन शब्द होते हैं? वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके मीनिंग को बदल देते हैं। ऐसा हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर अलम उपसर्ग है, कार के आगे जुड़ गया है, कार शब्द है, अलंकार हो गया है। और यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? अलम उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, आपको उपसर्ग बताना है, यानी कि वह पहला शब्द जो किसी शब्द के आगे लगा हुआ है, शब्दांश है और उसके मीनिंग को बदल रहा है। देखते हैं, देखिएगा, सुपुत्र शब्द लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो सुपसर्ग होता है हिंदी का एक, और पुत्र शब्द होता है। तो यहाँ पर है, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो गया। अधर्म, आ उपसर्ग होता है, अधर्म शब्द होता है, अधर्म हो गया। धर्म और अधर्म ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, यानी कि मीनिंग बदल गए। अगला है सुकर्म, सु यहाँ पर उपसर्ग है और कर्म शब्द है। कर्म मतलब जो आपके दिनचर्या के कार्य हैं उन कर्म कहा जाता है। सुकर्म मतलब सु मतलब अच्छा, तो सुकर्म हो जाते हैं। तो यानी कि अधर्म में भी आपका उपसर्ग है और सुकर्म में भी आपका उपसर्ग है। क्वेश्चन पूछा गया है उपसर्ग नहीं है। अगर ऊपर वाला शब्द देखते हैं, मिलान शब्द ऐसा है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। मिलान में आप कहो कि मी उपसर्ग होता है तो मी कोई उपसर्ग नहीं होता। ये अपने आप में कंप्लीट एक वर्ड है, अपने आप में पूर्ण एक शब्द है जिसे हम मिलान बोलते हैं। तो सही आंसर आपका दूसरे का ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? लिखा हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का योग है। यानी कि आपको ये बताना है कि कहां पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिएगा, अगहन एक महीना होता है। हम आम भाषा में यदि हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी के जो मास बताए गए हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव आश्विन कार्तिक मासी पौष माघ फाल्गुन, तो इनमें अगहन का एक महीना होता है जो तद्भव शब्द है। ठीक है, यानी कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग अगहन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अगहन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला जो शब्द आता है, ठीक है, वो है अगरू। अगरू में क्या किसी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नहीं। अगरू भी अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, अगरू में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला शब्द है अकड़। अकड़ में भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। केवल चौथा ऑप्शन अधीर, इसके आप उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। आ उपसर्ग इसमें प्रयोग हुआ है, आ धन धीर, अधीर, यानी कि यहाँ पर आ उपसर्ग है। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा? तीसरे का डी, कि तीसरे में सही आंसर कौन सा है आपका? डी उपसर्ग जो है आ उपसर्ग है और धीर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लिखा हुआ है, एक शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है और वो उपसर्ग कौन सा है? देखिएगा, अचरज।
तो अगर आप इसे कहो कि आधन चरज, नहीं, गलत है, ये अपने आप में एक पूर्ण शब्द होता है अचरज, तो अचरज में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अखरोट एक फल होता है, इसमें भी क्या है, ये भी आपका पूर्ण शब्द है, इसमें भी किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अचकन, अचकन भी अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, इसमें भी किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। केवल एक ऊपर वाला बी वाला ऑप्शन है अध कच्चा, अध कच्चा, अध और कच्चा, कच्चा शब्द है और उसके आगे अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अध कच्चा मतलब जो भी आधा पका हुआ है, जो पूरा पका हुआ नहीं है, उसके लिए अध कच्चा कहा जाता है। कच्चा मतलब जो बिल्कुल पका हुआ नहीं है। मीनिंग को बदल दिया, उपसर्ग वही शब्दांश जो कि शब्द के आगे जुड़ जाए और उसके अर्थ को बदल दे, ऐसा हमने कल की परिभाषा में पढ़ा था। तो यहाँ पर एक उपसर्ग वाला जो शब्द है वो कौन सा, आपका फोर्थ का भी अध कच्चा, जिसमें क्या है आपका अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, निम्न में एक शब्द ऐसा है जिसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। वही शब्द आपको बताना है कि वो शब्द कौन सा है जिसमें किसी का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला पहला है अघन्ना। अघन्ना में देखिएगा, अघन्ना में उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आधन घन्ना, अधूरा, आधन धूरा। अरहर में कोई भी उपसर्ग नहीं होता और यह है आपका आ धन धर्म। ठीक है, तो यानी कि दो में आपका जो है उपसर्ग मिल रहा है और अरहर में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो अरहर ही एक ऐसा शब्द है, अरहर में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अरहर बगैर उपसर्ग का एक शब्द है, आधन रहर नहीं हो सकता। यहाँ पर अरहर एक दाल का नाम है और अरहर जो होता है एक स्त्रीवाचक यानी कि स्त्रीलिंग वाला शब्द है, तो अरहर में कोई भी आपका उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 क्या कहता है, लिखा हुआ है एक में उपसर्ग का योग नहीं है। इसमें क्या है, एक में उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में उपसर्ग लगे हुए हैं। और वो उपसर्ग देखिएगा 4 शब्द है, चारों में आ रहा है, यानी कि इनमें एक कोई ऐसा इसमें आ उपसर्ग नहीं होगा, बाकी सभी में क्या होगा, उपसर्ग होगा। देखो अनाथ, कल हमने पढ़ा था आ और नाथ। नाथ जिसका सब कोई है, आ उपसर्ग लगा दिया, अनाथ जिसका कोई भी नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पर अनाथ जो है यानी कि उपसर्ग का योग नहीं है, यह गलत हुआ। अमर, आधन मर, जो मर गया है उसके आगे आ उपसर्ग का प्रयोग कर दिया गया, अमर हो गया, यानी कि अब वो कभी भी मरने वाला नहीं है। टल शब्द होता है, आ धन टल। ठीक है, टालने योग्य जो है वो टल बोला जाता है। आ जुड़ गया अटल, यानी कि जो टले ना, जो अपनी जगह पर स्थिर रहे। अश्व, अश्व अपने आप में एक कंप्लीट शब्द होता है। अगर आप इसका आधन स्वा करोगे, स्वा नहीं होता, अगर आप संस्कृत की बात करेंगे तो स्वा होगा, वो स्वा यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल स्व है, आधन स्व है। तो यानी कि ये आपका जो है एक सही इसका जो है संधि विच्छेद नहीं हुआ है, इसमें आ जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका कौन सा है, अश्व ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यानी कि अश्व में कोई भी उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक में उपसर्ग का योग है, और वह शब्द कौन सा है जिसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अजगर, अजगर एक प्राणी का नाम है, सांप की एक प्रजाति है, अजगर एक नाम है, इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि पहला वाला गलत। आषाढ़ का एक महीना होता है, आषाढ़ का एक महीना होता है हिंदी में, तो ये भी आपका इसमें भी किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अगला है अपनापन। अपनापन में भी क्या है, किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अपनापन एक शब्द है जो अपने सगे संबंधी हैं उनके प्रति जो आपका मित्रता का भाव है, जो आपका परस्पर कुटुंबी भाव है, उसके लिए अपनापन बोला जाता है। अथा शब्द है एक ऐसा है जिसमें क्या है, आ का है, आ धन था। था शब्द होता है मतलब जिसकी गहराई को मापा जा सके, जिसको आप पता कर सकें, उसे था बोलते हैं। अथा हो जाता है या उपसर्ग लगने से, और यही पूछा गया है कि एक में उपसर्ग का योग है, तो 7th का डी आंसर बिल्कुल सही है। अथा में क्या है, आ उपसर्ग का योग है।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 क्या कहता है, देखिएगा, लिखा हुआ है निम्नांकित शब्दों में उपसर्ग युक्त शब्द छांटना है आपको। ठीक है, उपसर्ग जो है आपको जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो वो शब्द छांटना है। लिखा हुआ है गंवार। गंवार शब्द में देखो गा तो कोई उपसर्ग है ही नहीं, तो यहां पर आएगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा है ढोलक। ढोलक में भी किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता। ढोलक अपने आप में एक वाद्य यंत्र है और यह पूर्णतः ऐसे ही प्रयोग की जाती है। ठीक है, अनमोल यहां पर हो सकता है, जरा देखिएगा, एक हिंदी में अन होता है, अन उपसर्ग होता है। हिंदी के 22 उपसर्गों में एक अन उपसर्ग होता है। अन का मतलब नहीं, मोल मतलब मूल्य, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है उसे अनमोल बोला जाता है। अभी था मोल, यानी जिसका कोई मूल्य है, अन लगने से क्या हो गया, अनमोल हो गया। और इस प्रकार यहाँ पर कौन सा आपका वो हुआ, यहाँ पर आपका जो है सी वाला ऑप्शन यानी कि अनमोल जो हुआ वो सही शब्द हुआ। लिखावट में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें प्रत्यय है, लिख धन आवट होता है, लिख धातु होती है। आवट अगर इससे आप बात करेंगे तो इसमें क्या है, लिख धातु होती है और आवट प्रत्यय होता है। ये क्या है, ये प्रत्यय है, ये क्या है, प्रत्यय है, वो लिख धातु है। तो सही आंसर क्या हुआ, ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा, लिखावट में प्रत्यय है, कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो सही आंसर आपका जो है सी होगा, यानी कि अनमोल। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, लिखा हुआ है अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है। देखिएगा, अधिकरण दे रखा है, अधिकरण, अधिकरण शब्द दे रखा है, इसमें आपको मूल शब्द बताना है और इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो देखिएगा, अधि उपसर्ग होता है हिंदी में, अधि, अधि एक हिंदी में शब्द होता है और करण शब्द दे रखा होता है उसके साथ। तो अधि धन करण, अधिकरण बोला जाता है। तो यहाँ पर अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द है। अधि जो है वो उपसर्ग है और मूल शब्द कौन सा है, करण। जरा विकल्प देखते हैं कौन सा है, तो अधि धन करण यानी कि डी ऑप्शन, 9th का डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। अधिकरण में अधि उपसर्ग है और करण आपका मूल शब्द है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 11, अधिकार में उपसर्ग है। सिंपल सा है, अधिकार में उपसर्ग है। तो अभी मैंने पहले कहा कि अधि उपसर्ग होता है और कार शब्द है, कार मतलब चलाने वाला वाहन है, और आपने उसमें अधि उपसर्ग जोड़ दिया। अधिकार यानी कि आपकी वैल्यू की बात हो गई कि आपका उस पर स्वामित्व है। अभी कार खाली थी, लावारिस थी, और अब अधिकार हो गया आपका उस पर, यानी कि अब वो आपकी हो गई, यानी कि अर्थ बदल गया। तो यहाँ पर अधिकार में उपसर्ग कौन सा आया, अधि उपसर्ग आया, यानी कि 10 में का सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, देखिएगा, सबके करते हैं, नीचे से चलते हैं। अमूल्य, आ धन मूल्य, मूल्य यानी जिसकी कीमत लगाई जा सके, अमूल्य जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके। तो यानी कि पहला वाला विकल्प आपका गलत हुआ, मतलब डी ऑप्शन आपका गलत हुआ। अमोलक, आ धन मोलक, मीराबाई के यदि आपने पद पढ़े होंगे तो वहां पर आता है वस्तु मेरे वस्त अमूलक, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुरु। ठीक है, एक ऐसी पंक्ति आती है, अमोलक मतलब जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, जिसको किसी भी मूल्य को देकर चुकाया नहीं जा सकता, उसे अमोलक कहा जाता है। तो आ उपसर्ग आया, यानी कि यह भी गलत हो गया। अगला है अम्लान, बी ऑप्शन, इसमें आ धन म्लान। ठीक है, और ऊपर वाला देखिएगा अम्लीय शब्द होता है। अगर आप रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं तो वहां पर 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। तो यहाँ पर अम्लीय जो शब्द है, अम्लीय शब्द में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कहे तो अगर आप इसे कहें कि लिए नहीं होता, अमदन लिए कर दे नहीं होता, अम उपसर्ग नहीं होता, और यहाँ पर अम्लीय शब्द जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 क्या कहता है, देखिएगा, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, और आगमन में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। आगमन, ये लिखा हुआ है, आगमन। तो जिसके आप टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, आ उपसर्ग होगा और गमन शब्द होता है। गमन मतलब जाना, गमन मतलब जाना, कहीं किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना।
और आ उपसर्ग लगने से क्या हो गया, आगमन यानी कि आना, उल्टा हो गया। तो यानी कि यहाँ पर आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, और वही आपको बताना है, और वो है आपके डी ऑप्शन में, यानी कि 12 का डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। देखिएगा, पहला शब्द है आजन्म, तो ये होता है आ धन जन्म, यानी कि इसमें आ उपसर्ग आ गया, गलत हो गया। पहले ही अभी थोड़ी देर पहले कहा आधन गमन, आधन गमन यानी कि आ उपसर्ग हो गया, गलत हो गया। आधन कर्षक, आकर्षक होता है, आधन कर्षक आकर्षक होता है। और आदरणीय जो शब्द है, ठीक है, इसमें यदि बात के अंदर अणीय प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है, उपसर्ग नहीं होता। यहाँ पर आदर शब्द है और अणीय प्रत्यय है, ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगर आप आदर को करें तो हाँ, यहाँ हो सकता है आ उपसर्ग, दा जो है मूल शब्द और अणीय प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि आ उपसर्ग नहीं है, तो आदरणीय जो शब्द है, ठीक है, वहां पर कोई भी आपका जो है उपसर्ग नहीं है, ठीक है। आदरणीय होता तो आ हो सकता था कि आ होता, दा दर मूल शब्द होता, अणीय प्रत्यय होता, लेकिन यहाँ पर आदरणीय है, तो यहाँ पर कोई भी जो है आपका उपसर्ग और प्रत्यय नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 क्या कहता है, लिखा हुआ है दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो यहाँ पर उप प्रधानाचार्य एक जो है वो रेखांकित शब्द है, थोड़ी सी त्रुटि है, उसको सही करिएगा। उप प्रधानाचार्य में बताना है कि ये उप जो उपसर्ग होता है वो काहे का उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है कि विद्यालय का प्रधानाचार्य जो होता है वो क्या होता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, ये आपको बताना है। तो उप जो उपसर्ग है वो कहाँ का है, तद्भव का है, तत्सम का है, विदेशज है या देशज है। तो तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत से आए हैं, तो इस यहाँ पर भी देखेगा, अगर आप उप देखेंगे, उप शब्द को देखेंगे, ये उप शब्द जो होता है, उप यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा है, उप है, और ये उपसर्ग किसका है, ये उपसर्ग तत्सम का है। तत्सम यानी कि संस्कृत के वो वर्ण जो कि हिंदी में सीधे ऐसी बोलचाल में आ गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर वही आंसर आपका बिल्कुल सही है कि कौन सा उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग है। तो यानी कि उप प्रधानाचार्य में उप शब्द में कौन सा है, तत्सम उपसर्ग आएगा। 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा उप प्रधानाचार्य, मतलब प्रधानाचार्य से जो थोड़ा छोटा है, जिसकी वैल्यू कम है, उसे हम उप कहते हैं। तो वही यहाँ पर पूछा गया है, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आएगा, तो वो आएगा भैया आपका उप उपसर्ग आएगा। अभी आपने कहा ना उप प्रधानाचार्य, ये लिखा हुआ था ना, यानी कि जो प्रधान नहीं है लेकिन उससे छोटा है, उसके समीप है, उससे गौड़ है, उसे हम बोलते हैं क्या, आपका उप बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर 15 का डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर पढ़ते हैं। 19 में कौन सा उपसर्ग है, 19 में, ठीक है। तो देखिएगा 19 में एक उन उपसर्ग होता है, ठीक है। कौन सा उपसर्ग होता है, उन उपसर्ग होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 19 शब्द है, 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उन उपसर्ग है, ठीक है। 19 ये दे रखा है, यदि इसको आप पढ़िएगा, उन धन नीस ये होता है। यदि ना के बाद ना आता है तो वो ना में ही कन्वर्ट हो जाता है, व्यंजन संधि का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा है, उन उपसर्ग दे रखा है कि 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर सॉरी ये आपका उन उन उत 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 उन,
वाला ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 19 में उन उपसर्ग है और इसमें क्या आएगा आपका उन धन नीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 क्या कहता है, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का आपको चयन करना है। उत्कीर्ण दे रखा है, उत्कीर्ण दे रखा है, अगला शब्द दे रखा है उत्कीर्ण। उत्कीर्ण में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? देखिएगा उत्कीर्ण शब्द है, ये शब्द है उत्कीर्ण। तो यहां पर जो उपसर्ग होता है वो एक हिंदी में उपसर्ग होता है, उत उपसर्ग होता है, उत धन कीर्ण। ठीक है, ये होगा उत्कीर्ण उपसर्ग हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका कौन सा आएगा, आपका उत उपसर्ग आएगा। ठीक है, उत उपसर्ग से निर्मित ये शब्द है। उत्कीर्ण में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उत धन कीर्ण। तो 17 का ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला है उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण दे रखा है। ठीक है, उच्चारण का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे उच्चारण, तो इसका होता है उत धन चारण। व्यंजन संधि का एक नियम है, यदि चा के बाद जो ता के बाद चा या छा आता है तो वही चा या छा आ जाता है चा के स्थान पर, और इसीलिए उच्चारण से उच्चारण में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं तो कौन सा उपसर्ग आया? उपसर्ग आया आपका उत, यानी कि 18 का सी आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। 19 अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? अडिग। ठीक है, अडिग शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो देखिएगा अडिग को यदि आप लिखेंगे अडिग, तो इसका मतलब होता है जो ना डिगे, आधन डिग, जो डिग जाए। ठीक है, और उसके आगे आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ। ठीक है, और आ का उपसर्ग निषेध के अर्थ में होता है, नहीं के अर्थ में होता है। ये हमने कल भी बात की थी, यानी कि नकारात्मक अर्थ देता है। तो अडिग जो अपनी जगह से ना हिले उसे हम बोलते हैं अडिग। तो सही आंसर इसमें है आ उपसर्ग है। तो अडिग शब्द में कौन सा प्रयुक्त किया गया है? उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। 19 का सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्पों का चयन करें। लिखा हुआ है कि दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो हमने कल ही कहा था कि उपसर्ग और प्रत्यय वो शब्द हैं जो मूल शब्दों में या तो आगे जोड़ेंगे या पीछे जोड़ेंगे, लेकिन जब भी जोड़ेंगे तो नए शब्द का निर्माण कर देंगे। तो यहां पर आपका आएगा पहले वाले में उपसर्ग और दूसरे वाले में आएगा आपका प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय ये आपके सी वाला विकल्प दे रखा है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर क्या उसके मीनिंग को बदल देते हैं। जैसे कि अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं, लिखा हुआ है आधन धर्म, तो हो गया अधर्म, हो गया आपका अधर्म उपसर्ग हो गया। अधर्म। ठीक है, तो ऐसे ही प्रत्यय है, प्रत्यय क्या है? पीछे जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो अभी आपने कहा लिखावट, एक शब्द था थोड़ी देर पहले लिखावट, तो क्या होता है? लिख धातु होती है, यानी कि लिख मूल शब्द होता है, और आवट क्या होता है? यहाँ पर प्रत्यय होता है। ये क्या है? ये प्रत्यय है, और इसका अर्थ बदल देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं आपके प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? दोनों शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे मिलकर मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी हमने कहा कि वह शब्द जो शब्द के प्रारंभ में लगेंगे वो क्या होंगे? उपसर्ग होंगे। जैसे मान लो आपने लिखा चार और इसमें आपने एक उपसर्ग जोड़ दिया प्रा, तो क्या हो गया? ये हो गया प्रचार। आपने लिखा था कार, कार है चलाने वाली, उपसर्ग इसके आगे लगा दिया बे, तो क्या हो गई? ये बेकार शब्द हो गया। कार बेकार में कन्वर्ट हो गई,
ऐसे शब्द जो किसी शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके मीनिंग को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी कि 21 का बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है, वो उपसर्ग वाला शब्द आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा, उचक्का, उड़द, उड़ान और ऊन। उड़द, उड़ान और ऊन ये मूल शब्द है, यानी इसमें कोई भी आपका उपसर्ग नहीं है। तो ये शब्द देखिएगा, इसमें उपसर्ग आया है, ऊ और चक्का। चक्का बोला जाता है पहिया को, उपसर्ग जुड़ने से हो गया उचक्का। और चक्का का मतलब होता है जो गलत कार्यों में चोर उचक्के बोले जाते हैं। एक सामान्य हम कहते हैं भाषा में जिनको हम प्रयोग करते हैं, उचक्का मतलब जो गलत कार्यों में लिप्त रहता है। तो उचक्का में उपसर्ग है और बाकी जो है आपका जो चक्का है वो मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ठीक है, देखते हैं वो शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। देखो, कुख्यात, कुपसर्ग है। ख्यात मतलब जो फेमस है, और कुपसर्ग लगने से क्या हो गया? वो कुख्यात हो गया। यानी कि ये कैसा है? आपका उपसर्ग वाला है, तो ये आंसर गलत हो गया। कुचाल मतलब बुरी चाल, तो कुपसर्ग होता है। कु मतलब बुरा, चाल मतलब खेल में खेली गई एक बाजी, चाल। कुचाल यानी कि उपसर्ग हो गया, गलत है। कुयोग, कु मतलब बुरा, योग माने किसी का जुड़ाव, जोड़ना। लेकिन कुलीन शब्द होता है, कुलीन में कु उपसर्ग नहीं होता। अगर आप इसका कहो कि कुधन लीन कर दूं, कुधन लीन कर दूं, तो ये कैसा है? गलत है। कुलीन शब्द जो होता है वो अपने आप में पूर्णता शब्द होता है, इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया था। अतः यहां पर कौन सा हुआ? कुलीन शब्द में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। 24 नंबर देखते हैं। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनुचर, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। देखो, पहला शब्द ही दे रखा है, अनु धन चर। चर अगर आप गणित में पढ़ते हैं, चर और अचर राशियां होती हैं, गणित की बात करते हैं। अनु उपसर्ग लग गया, और अनुचर मतलब होता है सेवक या दास। ठीक है, और अनु संस्कृत का उपसर्ग है। अगर हम बात करते हैं ये किसका उपसर्ग है? ये आपका संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत उपसर्ग है। और इसमें चर की जो मात्रा है, चर बोले मात्रा बोला जाता है, और उसके पीछे अगर आपने अनु जोड़ दिया, अनुचर, तो अनुचर का मतलब होता है पीछे या सेवक या दास या समानता। तो अनु उपसर्ग से बना शब्द, पहला ही शब्द अनुचर आ गया। अनुपमा, आप कहो अनुधनपमा, गलत होगा। अंतर, आधंतर, ये भी गलत हो जाएगा। अनुत्तर, अनुधन उत्तर, तो भी गलत हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा दीर्घ संधि के अनुसार। तो बी, सी और डी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। सही आंसर कौन सा है? 24 का ए, पहला ही शब्द कैसा है? आपका जो है अनुचर, यानी कि अनु उपसर्ग से मिला हुआ शब्द है। अंतिम क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। इन शब्दों में एक में कु उपसर्ग नहीं है। कु का मतलब होता है बुरा। पहले हम देखिएगा, कुरीति, कुधन रीति, यानी कि जो बुरी रीति है, तो कु उपसर्ग आ गया, गलत। अगला दे रखा है कुलीन। अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द आया था कुलीन, तो कुलीन में कोई भी उपसर्ग नहीं होता, ये अपने आप में पूर्णता सही है, तो यही होगा। कुकर्म की यदि हम बात करते हैं, कु मतलब बुरा, कर्म माने कार्य, और कुरूप, कु मतलब बुरा, रूप माने किसी का सौंदर्य, किसी की आकृति, कुरूप। तो 3 में आपका कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 1 में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, और वह है आपका शब्द कुलीन। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि आपके उपसर्ग से संबंधित थे। कल की वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्ययों से संबंध के बारे में कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्ययों से संबंधित जो है आपके एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपके सामने होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।